हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका BH व्यूअर्स में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हम लोगों ने कर लिए हैं, वो 15 तक हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। ठीक है, तो एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में हम लोग का है राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 13 में क्या है? संविधान के पूर्व और संविधान और राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करता है। 14 में क्या है? हमारे आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। और आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, मूलवाद, जाति और जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज हम लोग इसके आगे की आर्टिकल को समझते हैं कि आर्टिकल 16, 17 और 18 आज हम लोग को इस वीडियो में देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये क्या कहता है? ये कहता है राज्य के अधीन नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी, मतलब राज्य के अधीन नियोजन में यानी कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी। ठीक है। हाँ, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है? राज्य के अधीन नियोजन में यानी कि जो राज्य जो नौकरियां निकालता है, जो वैकेंसी निकालता है, जो भी जो जिसका नियोजन करेगा, तो उसमें जो है हमारा अवसर की समानता होगी। इसका मतलब है सभी को समान अवसर समान रूप से दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है इसमें भी राज्य के अधीन नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में ये चीज समझा दी गई है कि भाई आपको अवसर की समानता देनी है 16 क्लॉज 1 के तहत। उसके बाद कहा गया है कि आपको इन आधारों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3। इसमें क्या कहा गया है कि संसद कानून बनाकर निवास को, निवास मतलब निवास स्थान जो है उसको किसी क्षेत्र में, मतलब कोई विशेष क्षेत्र अगर है तो उसमें निवास को रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। किसको? निवास को। मतलब ये संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है कि संसद कानून बनाकर निवास को शर्त बना सकती है रोजगार पाने की। जैसे कि मान लो किसी किसी जगह पे हमें किसी क्षेत्र से संबंधित लोग ही चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र के बारे में उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज्यादा जानकारी होगी। इसलिए ऐसी शर्त संसद बना सकती है। ये 16 क्लॉज 3 में कहा गया है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं जो हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है, ये आर्टिकल 16 का अपवाद है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कहा गया अवसर समानता होगी, लेकिन यहाँ पे कहा गया शर्त बना सकती है। तो इसलिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में ये प्रावधान कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4, देखिए इसमें बना हुआ है स्टार। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण आदि में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कहा गया है कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण आदि विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी आरक्षण किया जा सकता है, इसके अलावा और भी कोई विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं बैकवर्ड क्लास के लिए। ये दिया हुआ है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। तो इसको भी मानेंगे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 16 का क्या है? अपवाद है। इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5, इसमें कहा गया है कि किसी धार्मिक संस्था से संबंधित पद, किसी धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से मान सकते हैं क्या है? आर्टिकल 16 का अपवाद है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि धार्मिक संस्था, कोई भी धार्मिक संस्था से संबंधित पद है तो उस धर्म विशेष के अनुयायी जो हैं उनके लिए आरक्षित किए जाएंगे, रिजर्व किए जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं आगे की चीजें।
इसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं 77वां संविधान संशोधन 1995 किया गया। इसके जरिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को इसमें जोड़ा गया है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि राज्य SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण कर सकती है। पदोन्नति मतलब कोई किसी पद में है वो और उसमें आरक्षण कर सकती है। जैसे कि मान लो किसी को अगर 5 साल में एक कोई पदोन्नति हो रही, किसी का प्रमोशन 5 साल में हो रहा है, तो SC/ST का के जो लोग हैं उनको इसमें भी आरक्षण मिलेगा, यानी कि उनका जो पदोन्नति है, उनका जो प्रमोशन है वो 5 साल से कम समय में, यानी कि हो सकता है 3 साल में हो जाए या 4 साल में हो जाए, इस तरीके से उसमें आरक्षण मिलेगा। ये 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया था आर्टिकल 16(4)A को जोड़ के। ठीक, उसके बाद 85वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में। ठीक, तो इसमें आर्टिकल 16(4)A है, यानी आर्टिकल 16 क्लॉज 4A है, उसमें ये चीज जोड़ दी गई है कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम इसमें लागू होगा। जैसे कि अगर मान लो इसमें कोई प्रमोशन, कोई SC/ST है वो प्रमोशन पा लेता है, ठीक है, उसके बाद उसका कोई सदस्य एक बार प्रमोशन पा लिया, ठीक, तो उसकी जो वो ज्येष्ठता है, उसकी जो सीनियोरिटी है वो स्थायी हो जाएगी। अब वो स्टेबल हो गई है, अब उसके पद से वो नीचे नहीं हो सकता है। तो इसको ये चीज इसमें जोड़ दी गई है, हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में ये चीज जोड़ दी गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16(4)B, यानी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को देखते हैं। ये जो है जोड़ा गया है 81वें संविधान संशोधन 2000 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें बैकलॉग की बात की गई है। मतलब यदि किसी वर्ष किसी भी आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित पद जो होता है वो अगर किसी भी कारण से भर नहीं पाता है, जैसे कि किसी रिजर्वेशन में कोई पद है तो वो किसी कारण से भर नहीं पाता है, तो अगले साल वे पद जो है बैकलॉग माने जाएंगे। ठीक, और अगले वर्ष के पद उसी आरक्षित श्रेणी को दिए जाएंगे, मतलब कि उनका जो है अग्रनयन यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इनका। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन भी अगर होता है तो वह भी किया जा सकता है। आपको पता होगा कि हमारी जो आरक्षण की जो सीमा है वो है 50%। ठीक, तो अगर इसका भी उल्लंघन होता है तो वह किया जा सकता है, क्योंकि वह जो रिजर्वेशन था वो उस आरक्षित वर्ग के लिए ही था जो कि नहीं भर पाए थे। तो अगले साल जितने भी रिजर्वेशन निकलेंगे उसमें ये जो पद जो खाली रह गए थे पिछले साल उनको जोड़ दिया जाएगा, और वह जो जोड़े हुए पद है वो उसी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी को मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका बैकलॉग का मतलब। इसके आगे अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की। ठीक है, तो ये कब जोड़ा गया है? ये हमारा जोड़ा गया है 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को जोड़ा गया है। इसमें क्या व्यवस्था की गई है? इसमें कहा गया राज्य के अधीन नियोजन में EWS के लिए राज्य अधिकतम 10% सीटें जो है आरक्षित कर सकता है, यानी 10% का आरक्षण कर सकता है। यह वर्तमान जो समूह हैं उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है उनके अतिरिक्त होगा, यानी कि जो 50% है उसके अतिरिक्त ये 10% होगा, और इसका जो निर्धारण है EWS का निर्धारण वह राज्य करेगा। EWS का जो निर्धारण है वह क्या कौन करेगा? राज्य करेगा। किसके लिए? राज्य के अधीन नियोजन के लिए। ठीक, तो ये हम लोगों ने समझ लिया आर्टिकल 16 कंप्लीट रूप से। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 17 को समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 17 में बात कही गई है अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगी। मतलब अस्पृश्यता क्या है? एक अपराध है, जो कि हम वैसे भी जानते ही हैं इस चीज के बारे में। तो अस्पृश्यता के कारण बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाती, जैसे कि हम अस्पृश्यता के कारण समानता का अधिकार का वो उल्लंघन होता है, और क्या कहते हैं अस्पृश्यता जो है ये
मतलब संविधान में जो है परिभाषित नहीं की गई है, इसकी परिभाषा नहीं कही गई है कि इसका मतलब है क्या। ठीक, उसके बाद ये एक अपराध के अंतर्गत आता है और इसका कोई अपवाद भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उस इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है, ये सबसे पहले 1955 में बनाया गया था, उसके बाद इसका नाम बदला गया है 1976 में, और इसका नाम बदल के कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, क्योंकि ये पहली बार 1955 में ही बना था, इसलिए इसका 1955 ही इसका अधिनियम रखा है। लेकिन 1976 में इसमें बदलाव किया गया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अस्पृश्यता जो वर्ड है वो नहीं सही लग रहा होगा अधिनियम में, उनको सही अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उन्होंने जो है इसका नाम परिवर्तन कर दिया। ठीक, अब हम इसके अलावा अगर हम देखें, अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 में क्या क्या कहा गया है? आर्टिकल 18 जो है वो करता है उपाधियों का निषेध, मतलब कि कोई भी टाइटल, कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है कि हम लोग सैनिक जो उपाधियां होती हैं उनको मानते हैं, और जो विद्या संबंधी, शिक्षा संबंधी जो उपाधियां होती हैं हम लोग उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और वो एक ज्ञान आधारित है, एक जो है डिग्री करके, एक पूरा कोर्स करके उसको हासिल किया गया है, जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर है। ठीक, इस प्रकार की उपाधियां जो है, किसी का पद है, ठीक, तो वह उनको जो है परमिशन मिली हुई है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई भारतीय नागरिक है तो वह किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेश से उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक, जैसे किसी विदेश ने किसी को, भारतीय को कह दिया कि भैया आप जो है, आपको हम जिले इलाही बोलते हैं, तो उस तरीके से ये हमारे देश में उसको परमिशन नहीं मिली हुई है। हमारे संविधान में उसके लिए मनाही करी गई है कि कोई भी जो भारतीय नागरिक है वह विदेशी राज्य से जो है क्या नहीं लेगा, उपाधि नहीं लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में लाभ का पद जो धारण किए हुए हैं, जो कौन धारण किए, विदेशी लोग जो भारत में लाभ का पद धारण किए हुए हैं वह विदेशी राज्य से उपाधि ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन से ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी व्यक्ति कोई है तो वह राज्य में या राज्य से पद, लाभ या उपहार ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई आर्टिकल 18 की। इसके अलावा अगर हम इस उपाधि का मतलब क्या होता है ये हम समझें, तो उपाधि एक ऐसी पदवी होती है, ऐसा पद होता है, मतलब ऐसा एक वो टाइटल होता है जो कि किसी व्यक्ति जो है कोई अपने नाम के आगे लगा लेता है या अपने पीछे लगा लेता है, और इसके कारण उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं उपाधि। ठीक, तो बालाजी राघवन केस हमारा हुआ 1996 में। अब इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि उपाधि अलग है, और ये जो हमारे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है और पद्म भूषण है, ये सब क्या है? ये सब है हमारे अवार्ड। इनको अवार्ड कर दिया गया, ये अवार्ड है, मतलब ये है एक सम्मान है। ठीक, तो सम्मान देना किसी को वह हमारा संवैधानिक रूप से सही है, इसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो उपाधि है यह एक मतलब किसी व्यक्ति के स्वार्थ से संबंधित है। ठीक, तो यह हमारी जो उपाधि है वह असंवैधानिक, हमारा जो टाइटल है ये नहीं होगा, यानी कि हमारा अवार्ड, यानी कि हमारा इसको सम्मान के रूप में इसको मान्यता मिली हुई कि हम सम्मान किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी दे सकते हैं, तो ये हमारा संवैधानिक है। ठीक, इसी के साथ हमारा खत्म हुआ आर्टिकल 18, और साथ ही साथ समानता का अधिकार जो कि आता है 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत। ठीक, तो ये हम लोगों ने अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसको रिवीजन करते चलिए, और आगे हम जब इसकी फंडामेंटल के सारे आर्टिकल, सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। फंडामेंटल राइट्स के पूरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगाएंगे, प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, हाँ, घटना चक्र के जो हम लोगों ने प्रस्तावना के जो क्वेश्चन लगाए थे जिस तरीके से, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स के भी क्वेश्चन इसी तरीके से लगाएंगे। और इसके आगे की बात हम अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।